सोचिए, इमारतें तो पुरानी हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हर पीढ़ी के साथ फिर से जन्म लेती हैं। वो है हमारी परंपराएं। आज हम भारत की इसी जीवंत विरासत के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी विरासत जो पत्थरों की नहीं, बल्कि लोगों की कला, उनकी कहानियों और उनकी रस्मों रिवाजों में बसी है। तो चलिए एक पल के लिए इस सवाल पर गौर करते हैं। जब भी कोई विरासत या हेरिटेज की बात करता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद बड़े बड़े किले, पुराने स्मारक, है ना? पर क्या विरासत सिर्फ वही है जिसे हम देख या छू सकते हैं? देखिए, इस तस्वीर में ना दो अलग अलग तरह की विरासत दिखाई गई है। एक तरफ है ताजमहल। ये है हमारी मूर्त विरासत, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और दूसरी तरफ ये दिया पकड़े हुए हाथ। ये है हमारी अमूर्त विरासत का एक प्रतीक है। मतलब वो परंपराएं जो लोगों के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिंदा रहती हैं। तो ये जो शब्द है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत या इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज, आखिर इसका मतलब क्या है? चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि यूनेस्को इसे जीवंत विरासत कहता है, लिविंग हेरिटेज। ये सिर्फ कोई पुरानी चीज नहीं है जो म्यूजियम में रखी हो, नहीं। ये वो रस्में हैं, वो ज्ञान है, वो हुनर है जिन्हें लोग, पूरा का पूरा समुदाय अपना मानता है और आगे बढ़ाता रहता है। अच्छा, इसे और आसानी से समझने के लिए ना यूनेस्को ने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहला है हमारी मौखिक परंपराएं, जैसे कहानियां, भाषाएं। दूसरा, परफॉर्मिंग आर्ट्स, मतलब नाच गाना। तीसरा, सामाजिक प्रथाएं और त्योहार, जैसे होली, दिवाली। चौथा, प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ा हमारा पारंपरिक ज्ञान। और पांचवा, वो कमाल का हुनर, वो पारंपरिक शिल्प जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो चलिए अब इस पूरी बात को भारत के नजरिए से देखते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम भारत की कुछ ऐसी ही कमाल की जीवंत परंपराओं की एक छोटी सी यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिन्हें यूनेस्को ने भी मान्यता दी है। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है कुछ पवित्र ध्वनियों के साथ। एक तरफ है वैदिक मंत्रोच्चार। जरा सोचिए, ये 3500 साल से भी ज्यादा पुरानी मौखिक परंपरा है। इसमें हर शब्द का जो सटीक उच्चारण है ना, वो अपने आप में एक विज्ञान है। और दूसरी तरफ है लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, जो आध्यात्मिक शांति और समाज की भलाई के लिए किया जाता है। अब चलते हैं केरल की ओर, जहां का अनुष्ठानिक रंगमंच मानो देवताओं की भाषा बोलता है। यहां है कुटियाट्टम। ये भारत का सबसे पुराना जिंदा संस्कृत थिएटर है, जिसमें आंखों के हाव-भाव यानी नेत्र अभिनय पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ है मुदियट्टू, एक बहुत ही शक्तिशाली डांस ड्रामा जो बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी बताता है। रामायण की कहानी तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये महागाथा पूरे भारत में कितने अलग अलग तरीकों से जिंदा है। उत्तर भारत में दशहरा के टाइम पर होने वाली रामलीला, वो तो पूरे समाज को एक साथ ले आती है। और वहीं गढ़वाल हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में एक त्योहार होता है रम्माण। उसमें कलाकार रंग बिरंगे मुखौटे पहनकर अपने स्थानीय देवता भूमियाल की पूजा करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं भारत की लोक परंपराओं की उस जबरदस्त एनर्जी की। राजस्थान का कालबेलिया डांस देखिए, उसमें महिलाएं ऐसे लहराती हैं जैसे कोई सांप हो। और फिर है पूर्वी भारत का छऊ नृत्य, जो मार्शल आर्ट्स और पुरानी कथाओं का एक कमाल का मिक्स है। और इसे भी मुखौटे पहनकर ही किया जाता है। आस्था में कितनी ताकत होती है, ये देखना हो तो कुंभ मेले से बेहतर कोई उदाहरण नहीं। ये दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण धार्मिक जमावड़ा है। इसकी जड़ें समुद्र मंथन और अमृत के कलश वाली पौराणिक कथा से जुड़ी हैं। और इसी आस्था में करोड़ों लोग पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए एक साथ आते हैं। और भक्ति के भी कितने अलग अलग रंग हैं। मणिपुर का संकीर्तन देखिए, जिसमें गाने, ढोल और डांस के जरिए भगवान कृष्ण की लीलाओं को दिखाया जाता है। और फिर है गुजरात का गरबा, जो नवरात्रि के दौरान देवी शक्ति का जश्न मनाने वाला एक बहुत ही शानदार और जीवंत नृत्य है। हाँ, तो विरासत का मतलब सिर्फ नाच गाना नहीं है, ये तो हमारे पारंपरिक हुनर में भी जिंदा है। जैसे पंजाब के जंडियाला गुरु के ठठेरे, जो पीतल और तांबे के बर्तन बनाते हैं। ये जो कला है ना, ये पिता से बेटे को जुबानी सिखाई जाती है, कोई किताब नहीं होती इसकी। और कमाल की बात यह है कि इन बर्तनों का आयुर्वेदिक महत्व भी माना जाता है। हमारी कई परंपराएं हमें प्रकृति से और खुद अपने आप से जोड़ती हैं। योग को ही ले लीजिए, ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये तो मन, शरीर और आत्मा को एक करने का पूरा विज्ञान है। और नवरोज, जो पारसी नववर्ष है, वो वसंत के आने का, यानी प्रकृति के फिर से जी उठने का जश्न है, जो हमारी विविधता में एकता को दिखाता है।
और हाँ, इस लिस्ट में एक और हालिया जुड़ाव है, कोलकाता की दुर्गा पूजा। ये सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं रह गया है, बल्कि पब्लिक आर्ट का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल बन चुका है, जहां कलाकार और मूर्तिकार मिलकर एक से बढ़कर एक पंडाल बनाते हैं और ये पूरे समुदाय को जोड़ने वाला एक जबरदस्त सांस्कृतिक इवेंट बन गया है। तो ये तो थे कुछ उदाहरण। अब चलिए एक कदम पीछे हटकर पूरी बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये नक्शा देखिए, ये साफ दिखाता है कि भारत की ये अमूर्त विरासत किसी एक कोने में नहीं है। उत्तर में लद्दाख के बौद्ध मंत्रोच्चार से लेकर दक्षिण में केरल के कुटियाट्टम तक, पश्चिम में गुजरात के गरबा से लेकर पूरब में बंगाल की दुर्गा पूजा तक, ये परंपराएं पूरे देश के सांस्कृतिक ताने बाने का हिस्सा हैं, उसमें बुनी हुई हैं। तो ये तो साफ है कि हमारी ये विरासत बहुत ही अमीर और विविध है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, आखिर इस जिंदा अतीत को बचाना जरूरी क्यों है और इसे बचाने में क्या मुश्किलें आ रही हैं? देखिए, इसके दो बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि ये भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाती है, मतलब दुनिया को भारत की संस्कृति और उसके मूल्यों से जोड़ने का एक जरिया है ये। और दूसरा, ये लोगों को, समुदायों को उनकी जड़ों से जोड़ता है। ये सिर्फ एक पहचान की बात नहीं है, लाखों लोगों के लिए ये रोजी रोटी का सवाल है, सामाजिक जुड़ाव का तरीका है और अपने पुरखों के ज्ञान से जुड़ने का एक जरिया है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आज ग्लोबलाइजेशन और बदलते लाइफस्टाइल की वजह से कई परंपराएं खत्म होने की कगार पर हैं। तो इसके जवाब में भारत का संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी जैसी संस्थाएं क्या कर रही हैं? वो इन परंपराओं को डॉक्यूमेंट कर रही हैं और सबसे जरूरी गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ावा दे रही हैं, ताकि ये ज्ञान अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंच सके। तो आखिर में बस यही याद रखना है कि ये विरासत किसी स्मारक में कैद नहीं है। ये तो एक बहती हुई नदी की तरह है, एक जीवंत धारा है जो हर पीढ़ी के साथ एक नया रूप ले लेती है। और इसे बचाने का मतलब सिर्फ अतीत को बचाना नहीं है, बल्कि आने वाले भविष्य के लिए पहचान और प्रेरणा का एक स्रोत जिंदा रखना है।